नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, यूपी विधान परिषद की जो आगामी परीक्षा नवंबर के अंतिम हफ्तों में प्रस्तावित है, उसके लिए यहाँ मॉक टेस्ट पेपर की एक श्रृंखला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से चलाई जा रही है और पहला वीडियो आ चुका है। पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 को हल किया था। उसमें 50 जीएस के प्रश्न थे और 50 हिंदी के थे। उन्हें हमने देखा था और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वहाँ देखे गए थे, उनके विकल्पों के जरिए बहुत सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हुई थी। अब यहाँ भी उसी प्रकार का एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने है और ये लगातार चलती रहेगी। ये सीरीज निरंतर रहेगी और जब तक आपकी परीक्षा एकदम सामने नहीं आ जाती तब तक हम देते रहेंगे और आप इसके जरिए अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि अंतिम समय में अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो चीज़ आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक बात और है कि यहाँ जितने प्रश्न आप देखते हैं उन्हें खुद से हल करने का भी प्रयास करिए। देखिए कि आप अपने से कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं और उसके बाद जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके खुद से कितने सही हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज है, दोनों भाषाओं में आपको लिखे हुए प्रश्न दिखाई देते हैं। ये पोस्टर आप रोज देखते हैं। पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है तो नंबर नीचे दिख रहा है और वो जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है @study for civil services, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप फायदे में रहेंगे। ये चैनल का लोगो है और ये जो नीले रंग की लाइन आपको दिखाई दे रही है वेबसाइट है, आप चाहें तो इस पर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। यहाँ पर इतिहास से ये प्रश्न आया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पूछा नहीं गया है बल्कि कहा गया है और नीचे जो सही ऑप्शन है कौन कौन से हैं आपको पहचानना है। पहले ऑप्शन देखिए, निगाली सागर अभिलेख। ये जो यहाँ पे अभिलेख है इसकी बात की जा रही है। निगाली सागर अभिलेख में मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अकाल के दौरान बनाए गए या अपनाए गए जो राहत कार्य थे उनका उल्लेख प्राप्त होता है। कौन से अभिलेख से क्या जानकारी हमें मिलती है? इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो बहुत सारी पुरातात्विक जानकारियों को देते हैं। तो ये जो निगाली सागर अभिलेख है या निगाली सागर अभिलेख है, इससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है ये पता होना चाहिए, ये बताना है। उसके बाद जो सेकंड वाला है, इसमें रुम्मिनदेही अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। देखिए, अभिलेखों के संबंध में अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। 2 क्या 3 तरह के बन सकते हैं। एक तो पहला ये कि किसने बनवाया या किसने लिखवाया। दूसरा ये कि उसके अंदर है क्या, मतलब कौन से मैटर पे, किस विषय पर वो लिखे गए। और तीसरा ये कि वह किस लिपि में लिखे गए, उसकी लिपि क्या है, उसमें कौन सी भाषा या लिपि का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपने देखे, जो सही है उसका चयन आपको करना है। देख लीजिए, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो फिर सही क्या है? जो सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख था उसमें मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अकाल पड़ता है उसके दौरान जो राहत कार्य चलाया गया था उसका उल्लेख प्राप्त होता है। मतलब ये जो अभिलेख है ये कौन सा है? ये निगाली सागर नहीं है बल्कि सोगौरा है। इसके अलावा जो सेकंड वाला है, सेकंड ऑप्शन आपने देखा, रुम्मिनदेही के बारे में कहा गया है। तो ये रुम्मिनदेही नहीं है बल्कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा है, जहां पर खरोष्ठी लिपि में हमें लिखा हुआ जो लेख है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ दोनों का जो करेक्ट है वो भी आपने जाना और जो इनकरेक्ट है उसे देखा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें कहा गया है कि कनिष्क, कुषाण वंश का प्रतापी शासक था कनिष्क। तो यह भगवान शिव का परम भक्त था, मतलब ये शैव मतावलंबी था और इसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वरा घोषित किया है या महेश्वरा घोषित किया है। यहाँ पर महिष जो शब्द दे दिया है तो इससे ये भैंस नहीं बन जाएगा। ये देखिए, भगवान शिव का जो पर्यायवाची होता है वो महेश होता है, आप जानते हैं। और यहाँ पर जो ये षटकोण वाला श इस्तेमाल कर दिया है, इससे ये महिष के ज़्यादा करीब हो गया है। महिष मतलब क्या होता है? भैंस या भैंसा वाला। महिषी मतलब भैंस और महिष मतलब भैंसा। महिषासुर का नाम आपने सुना है। तो यहाँ वर्तनी की अशुद्धि है, ये महेश्वरा अपने आप को घोषित करता है, ऐसा देना चाहिए। कुल मिलाकर 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। पहला वाला आपने देखा कनिष्क के बारे में है और दूसरा वाला भी कुषाण वंशीय शासक ही है, कुजुल कटफिशस। कनिष्क से पहले वाला विम कटफिशस और कुजुल कटफिशस आपने सुना है, कुजुल से ही शुरू होता है। तो इसने धर्माथिडा और इसके अलावा सचा धर्माथिडा इनकी उपाधि को धारण किया था। ये सब विदेशी हैं तो इसी तरह की विचित्र उपाधियां ये धारण करते हैं। अब बताना यह है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। बताइए। तो देखिए, इसमें जो सही नहीं है वो पहला वाला है। यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है वही गलत है और जो गलत है उसी की हमें तलाश करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। अब सही क्या है वो जान लीजिए। तो देखिए, जो विम कटफिशस है वही शैव मतावलंबी था, यानी शिव का पक्का भक्त था और उसी ने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वरा घोषित किया था। महेश्वरा घोषित किया था, महेश्वरा घोषित नहीं किया था। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ धंगदेव के बारे में दिया है कि धंगदेव ने अजय मेरू यानी अजमेर की बात की जा रही है। अजमेर का जो पुरातन नाम था, मतलब हमारा जो वैदिक साहित्य वाला नाम है, वो अजय मेरू के तौर पे देखा जाता था। तो इस शहर की स्थापना इन्होंने की थी, मतलब इसके संस्थापक कौन है? धंगदेव है। इसके बाद कहा गया है कि सिंहराज ने 10वीं जो ईस्वी थी लगभग, वहां पे चाहमान राजवंश की स्थापना की थी, और विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप बताइए कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा विकल्प जो है वो सही है, ये आपको देखकर बताना है। देख लीजिए, तो इसमें जो तीसरा वाला है, इसमें केवल दूसरा सही है, मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही है। यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ से भी आप गेस कर सकते हैं, इन्हें बीसल देव के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो अजय मेरू शहर है उसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ये नाम से भी आप गेस कर सकते हैं, अजय नाम के कोई राजा थे। और कौन से राजा थे? तो ये थे अजय राज द्वितीय। इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की थी, अजय मेरू के नाम से की थी, बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला, केवल सेकंड। आगे चलते हैं, 4th नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारत की पहली जो मस्जिद है वो कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जानी जाती है, और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ निर्माणकर्ता का नाम भी दे दिया है, और इसी से समस्या खड़ी हो गई है। इसके बाद जो सेकंड वाला है, इसमें कहा गया है कि 40 शक्तिशाली जो सैन्य प्रमुख थे, उनके कुलीन शासकों के एक वर्ग को तुर्कान चहलगानी कहा जाता था, और इसका गठन कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में किया गया था। तो अब आपको बताना ये है कि दोनों जो स्टेटमेंट है उसमें से गलत कौन सा है, जो सही न हो उसकी तलाश आपको करनी है। चौथा वाला, दोनों गलत है, उल्टा दे दिया है। ये इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए, मतलब जो इसमें व्यक्ति का नाम दिया है वो उल्टा लिख दिया है। जहां पर इल्तुतमिश को होना चाहिए वहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक होना चाहिए, दे दिया है, और जहां पर कुतुबुद्दीन का नाम होना चाहिए वहां इल्तुतमिश दे दिया है। कहने का मतलब क्या है कि कुव्वतुल इस्लाम जो है और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कौन बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का काम था। और ये सब जो भारतीय और जैन मंदिर थे उनको तोड़ ताड़ कर बनवाया गया था। उसके अलावा जो 40 तुर्कान चहलगानी वाला जो तुर्क सैनिक थे, मतलब ये सरदार हुआ करते थे, इनका दल चालीसा होता था, उसका गठन किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश अपने आने वाले उत्तराधिकारियों के लिए एक कब्र खोद कर जाता है। वो कब्र क्या थी? यही दल चालीसा थी। ये जो तुर्कान चहलगानी था, इसके जो तुर्क अमीर थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो किसी भी राजा को सीधे ढंग से यहाँ बैठने ही नहीं देते। मतलब कोई भी जो सुल्तान यहाँ बनता है इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के तौर पे, उसे ये चैन से रहने ही नहीं देते, अपने हिसाब से उसे नचाते हैं, और अगर नहीं नाचता है तो मार डालते हैं। और अंत में बलबन तक आकर ये स्थिर होता है। बलबन भी इन्हीं का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही वो सुल्तान बनता है, बहुत सारे शासकों का उसने समय देखा था, उसके पास पर्याप्त अनुभव था, वो जानता था कि दल चालीसा जिंदा रहेगा तो हम टिक नहीं पाएंगे गद्दी पर, और इसी के चलते जब वो सुल्तान बनता है तो ये दल चालीसा को समाप्त कर देता है, और जो एकीकृत शासन प्रणाली है उसको ये लागू करता है। रजिया भी इन्हीं का शिकार बनती है। तो कुल मिलाकर इसमें दोनों गलत है, और गलत की ही हमें तलाश करनी थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, और निम्नलिखित में से किस शासक ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? सरल है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 की बात है, और अकबर द्वितीय के द्वारा, जो कि एक मुगल मतलब उत्तर मुगल काल का उत्तराधिकारी था, इसके द्वारा राजा राममोहन राय को, मतलब इनका नाम राममोहन राय था, इन्हें राजा की उपाधि ये देता है, और राजा की उपाधि देकर इन्हें भेजता है ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड की तरफ। और किस काम से भेजता है? तो अंग्रेजों से अपनी सिफारिश लगाने के लिए भेजता है कि थोड़ा सा जो पेंशन दी जा रही है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि इतने में मेरा खर्चा पानी नहीं चल रहा है। लेकिन होता यह है कि राममोहन राय वहाँ जाते हैं और वहीं बीमार पड़ते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये स्थितियाँ होती हैं। फिलहाल इसका जो डी वाला है वो करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर समाचार पत्रों के बारे में कहा गया है, पब्लिकेशन इनका कब होता है? क्रांति है और न्यू इंडिया है। डेट दी हुई है, दोनों की सन दिया हुआ है, तो पहचानिए इसमें से कब प्रकाशन इनका हुआ था। 6वें नंबर के प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति खेलने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने जीएस के नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें 1927 होगा और 1915 होगा, मतलब 1927 का जो है वो क्रांति हो जाएगा, और न्यू इंडिया का हो जाएगा 1915, यानी इसका जो विकल्प है वो कौन सा होगा? बी वाला होगा। आगे चलते हैं। इसमें डेट याद करनी थी, तो फैक्ट है, ये रटना पड़ेगा आपको। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैड रिव्यूड द फेमाइन, मतलब यहाँ पर जो सूखे की बात की जा रही है या अकाल की बात की जा रही है, उसके संबंध में कहा गया है कि किस आयोग के द्वारा, मतलब किस कमीशन के द्वारा 1945 का जो अकाल था उसकी समीक्षा की गई थी, और सरकार को इससे संबंधित, मतलब इससे निपटने के सुझाव दिए गए थे। ये कौन सा कमीशन था? यहाँ पे मैकडोनल्ड आयोग का नाम दिया है, लॉयल आयोग है, कैम्पबेल आयोग है, और जॉन वुडहेल आयोग है। इसमें से कौन सा कमीशन था ये आपको बताना है।
तो ये ए मैकडॉनल्ड आयोग था, मतलब इनका नाम था मैकडॉनल्ड, उन्हीं के नाम से जो आयोग है इसका गठन होता है और ये सरकार को अकाल से निपटने के जो सुझाव होते हैं वो देता है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें तेभागा आंदोलन के बारे में कहा गया है कि तेभागा आंदोलन कब और कहाँ शुरू होता है। उसके साथ साथ उतने से ही संतोष नहीं हुआ है, तो पूछा गया है कि नादर आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू होता है। मतलब तेभागा आंदोलन की डेट और स्थान आपको बताना है, साथ में जो नादर आंदोलन है उसका भी स्थान आपको बताना है। तो देख लीजिए, दोनों जो मूवमेंट्स थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तेभागा के बारे में तो आप जानते हैं, क्या आप नादर के बारे में भी जानते हैं? तो इसमें अगर आपको एक पता है तो दूसरा वाला आप अपने आप गेस कर सकते हैं। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी 1946 और बंगाल तथा तमिलनाडु। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये वाला जो है इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? नाम दिया है नीचे और साथ में ये भी पूछा है कि सेवा समिति का गठन कब और कहाँ किया गया था। यानी प्रश्न के दो हिस्से हैं, पहले वाले में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये आपको सेलेक्ट करना है, और उसके साथ साथ सेवा समिति का गठन कब और कहाँ किया गया था ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा, बताइए इसमें से कौन सा विकल्प होगा। नारायण मल्हार जोशी होंगे, श्रीराम वाजपेयी होंगे, सरला बाला देवी चौधरानी होंगी या गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। स्थान भी बगल में दिया हुआ है। तो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी नारायण मल्हार जोशी। ये वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी और सेवा समिति का गठन ये किया गया था 1914 में। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में, यानी तत्कालीन जो बंबई थी वहां पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम, यानी जो 1935 वाला एक्ट था, जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए। मतलब ये समझ लीजिए कि उसी का ढांचा है, उसी के ऊपर जो संविधान है उसको लिखा गया है या बनाया गया है। तो ये जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसके अंतर्गत केंद्र और प्रेसिडेंसी, इसके अलावा जो प्रांत थे वहां पे विधान परिषदों की स्थापना की गई थी, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड वाला इसमें कहा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वाला, इसके अंतर्गत संघीय न्यायालय और केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। दो स्टेटमेंट है, बताना यह है कि दोनों में से सही कौन सा है। दोनों सही हो सकते हैं या कोई एक सही हो सकता है। अब देख लीजिए, तो दोनों में से कोई सही नहीं है। यहाँ दोनों के दोनों जो है वो झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा एकदम से करेक्ट होगा। सही क्या है? तो भारतीय परिषद अधिनियम जो था 1861 वाला, उसके अंतर्गत केंद्र प्रेसिडेंसी और प्रांत वाला जो विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान है वो आता है। यहाँ उल्टा दे दिया है। और जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, उसके अंतर्गत संघीय न्यायालय और केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात कही गई थी। यहाँ ये वाला जो एक्ट है वो इसके लिए था और ये वाला जो अधिनियम है वो इसके लिए था। उल्टा दे दिया है, रिवर्स, इसलिए दोनों यहाँ पर सही नहीं होंगे, यानी गलत होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यहाँ कहा गया है कि कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता। पड़ोसी राज्यों से जो टच करने वाले, यहाँ पे पड़ोसी देशों के साथ जो टच करने वाले राज्य हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता, कौन सा ऐसा राज्य है? और कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता? मतलब दो अलग अलग यहाँ पे राज्यों के नाम एक साथ पेयर में दिए हुए हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? असम और नागालैंड, सिक्किम मिजोरम, मणिपुर सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल, इनमें से कौन सा होना चाहिए? तो ये हो जाएगा मणिपुर और सिक्किम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मणिपुर और सिक्किम हो जाएगा। यानी मणिपुर जो है वो भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है और सिक्किम जो है ये म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप अगर देखिएगा, देखिए म्यांमार की जो सीमा है, यहाँ जो 11वें नंबर का है उसमें म्यांमार का जिक्र आया। तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं उसमें अरुणाचल का नाम आता है सबसे पहले, उसके अलावा नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये सब क्या है? ये स्पर्श करने वाले राज्य हैं। तो अब समझ में आया कि इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ मुझे माफ कीजिएगा, ये नहीं स्पर्श करता है दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर होगा स्पर्श करता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है और इसीलिए आपको इसमें से जो सही विकल्प है उसकी तलाश करनी है। तो यहाँ जो सीमावर्ती राज्य हैं और टच करने वाले देश हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। मणिपुर जो है ये भूटान की सीमा को टच करता है और जो सिक्किम है ये म्यांमार की सीमा को टच करता है। अब इसका डिटेल भी जान लीजिए। म्यांमार की जो सीमा है उसको स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। जबकि भूटान की जो सीमा है उसको स्पर्श करने वाले राज्यों में वेस्ट बंगाल है सबसे पहले नंबर पर, सिक्किम तो है ही है और अरुणाचल है और असम भी है। असम भी इसको स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ये जो नहीं शब्द दोनों में दे दिया है ये गलत है, बाकी जो विकल्प है वो ये वाला सही होगा। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड ये किस राज्य में स्थित है और गढ़जात की पहाड़ियाँ
ये किस राज्य में स्थित है। यानी पहले तो यारकॉड कहाँ पर है ये आपको बताना है, ये हिल स्टेशन है। और दूसरा ये कि गडजात की पहाड़ियाँ किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो 12वें नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा, देखिए तमिलनाडु में ये जो यारकाड हिल स्टेशन है ये स्थित है, और ये जो गडजात की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे है, ये ओडिशा में है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी तमिलनाडु और ओडिशा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यहाँ पे सांगला दर्रा, जो सांगला पास है, उसमें कहा गया है कि सांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, और कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच में तीसरी सीमा व्यापार बिंदु के तौर पे देखा जाता है। यहाँ पर दो अलग अलग दर्रों के बारे में पूछा है, तो नाम आप देख लीजिए, किन्नौर और नाथुला दर्रा, मतलब जिला पूछा है और दर्रे का नाम पूछा है। इसके बाद कुल्लू और जेलेपला है, सोलन और दीफू है, सिरमौर और यांगयाप है। इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो करेक्ट होगा। 13वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, इसका हो जाएगा किन्नौर और नाथुला। ये जो सांगला दर्रा है ये किस जिले में है, हिमाचल के किन्नौर में है, और ये जो दर्रा भारत और चीन के बीच में व्यापारिक बिंदु के तौर पे है तो ये नाथुला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये पहला आपका इसमें प्रश्न है, मतलब नदी का नाम आपको बताना है। और शिव समुद्रम परियोजना ये किस नदी पर है। दो अलग अलग नदियां हैं यहाँ पर, दोनों के नाम ग्रुप के रूप में दिए हुए हैं, युग्म है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। देख लीजिए, व्यास है और यमुना है, चिनाब है और कावेरी है, गोदावरी है और गोमती है, और बेतवा है और शारदा है। इसमें से कौन सा होगा। तो 14वें नंबर का जो प्रश्न है इसका हो जाएगा चिनाब और कावेरी। इसमें से जो विकल्प है सही कौन सा है, चिनाब नदी और कावेरी। यानी सलाल परियोजना किस पर है, चिनाब पे है, और कावेरी नदी पर ये जो शिव समुद्रम है इस परियोजना का मतलब इसकी स्थापना की गई है, इसे स्टैब्लिश किया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर कुडनकुलम जो नाभिकीय पावर प्लांट है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बारे में कहा गया है कि ये स्टैब्लिश किया जाता है 2000 में, यानी सन 2000 में। और दिस पावर प्लांट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी लोकेशन दिया है कि ये आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि सिक्का थर्मल पावर स्टेशन, ये जो थर्मल पावर स्टेशन है इसकी लोकेशन है झारखंड में, और नामरूप थर्मल पावर स्टेशन जो है वो लोकेट करता है ओडिशा में। आपको बताना यह है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए, कुडनकुलम जो यहाँ पे कुडाकुलम भी से कहा जाता है, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है सन 2002 में। तो यहाँ पर जो सन 2000 लिखा हुआ है ये गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरे वाले को जरा देखिए, सिक्का ताप विद्युत केंद्र जो है ये गुजरात में है, और यहाँ दिया है झारखंड, यानी दूसरा वाला भी गलत है। बाकी जो है उन्हें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहला दूसरा दोनों गलत है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी डी, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। चिम्बेराजो ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो और मेयान वॉल्केनो, इन दोनों की लोकेशन आपको बतानी है। चिम्बेराजो कहाँ पर है, किस देश में है, और मेयान कहाँ पे है। वॉल्केनोज और उनकी जो कंट्री हैं उन्हें आपने खूब पढ़ा है, तो इसमें से आपको पहचानना है। बस बताइए चिम्बेराजो कहाँ पे है, इतना आपको अगर मालूम है तो जो दूसरा वाला है उसको आप गेस कर सकते हैं। तो 16वें नंबर के प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो इक्वेडोर और फिलीपींस हो जाएगा। चिम्बेराजो इक्वेडोर में है, ये आप जानते हैं, ये प्रसिद्ध प्रश्न है। और ये जो मेयान है ये कहाँ पे है, फिलीपींस में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला होगा। एम्ब्रो घाटी और हम्बर घाटी, ये दोनों जो यहाँ पे वैलीज हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है। स्पेन कनाडा, पेरू ऑस्ट्रेलिया, इटली और चिली, फ्रांस और जर्मनी, इसमें से कौन सा होगा। तो 17 नंबर का जो ये क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा स्पेन और कनाडा, यानी ए वाला। एम्ब्रो घाटी कहाँ पे है, स्पेन में है, और हम्बर जो है ये कनाडा में है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ तक हमने ज्योग्राफी को देखा, अब पॉलिटी आ गया। तो पॉलिटी में पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। मतलब जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, जैसे अभी हमारे राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रभात कुमार है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दो चीजें यहाँ दी हुई है, तो देखकर बताइए यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है। ये पहला है, तो राज्यपाल दिया हुआ है, इसके अलावा राष्ट्रपति दिया है, और संख्या भी दी हुई है 3, 5, 4, 2। तो इसमें से कौन सा सही होगा। 18वें नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। राज्यपाल नियुक्त करता है। देखिए, जो केंद्र में भूमिका राष्ट्रपति की होती है वही राज्य में राज्यपाल की होती है, बल्कि आप कह सकते हैं और कहते भी हैं कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रदेश में प्रतिनिधि होता है, वो उसी के प्रति जवाबदेह होता है। तो यहाँ पर राज्यपाल होगा, और राज्यपाल के साथ जो संख्या है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो संख्या कितनी होगी, संख्या होगी 4। कहने का मतलब यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और यहाँ पर जो एक सदस्य के अतिरिक्त जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, वहाँ पर
जो अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनकी संख्या होती है 4। 4 से ज़्यादा वो अपॉइंट नहीं कर सकता। आगे चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि कौन सा जो अमेंडमेंट अधिनियम था, एक्ट था, उसके द्वारा देश में वस्तु और सेवा कर की शुरुआत की गई थी। जीएसटी के मामले में जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन से नंबर का था। इसके अलावा इतना ही नहीं है, बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, इसका गठन कब किया गया था ये आपको बताना है। देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे आप देख रहे हैं, तो जग जाहिर बात है कि जीएसटी वाला जो सुधार हुआ था, मतलब संशोधन हुआ था, वो 101वां था। यहाँ 101 वाला जो नंबर है वो आपको पता है, और 101 वाला नंबर पता है तो उससे आपका काम नहीं बनेगा। यहाँ दिक्कत ये है कि 2 दिया हुआ है, 2 ऑप्शन एक जैसे हैं। 101 जो संविधान संशोधन था ये वाला है और ये वाला है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न का दूसरा हिस्सा भी आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब गठित किया गया था ये आपको बताना है। वो 2007 में गठित हुआ था या 2003 में गठित हुआ था, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2007 वाला हो जाएगा, यानी 2007। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19वें का क्या होगा, बी वाला होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। 20 यहाँ नीचे नहीं बल्कि यहाँ पे है। देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें फिर से 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। एक में कहा गया है कि जो बिफोर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंटर अपॉन हिज ऑफिस, यहाँ पर दिया हुआ है, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। इस प्रकार से एक कथन है, मतलब ये कहा गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग होता है, उसका पद ग्रहण करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड वाले में ये कहा गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या 2 तरह के इसमें मापदंड होते हैं, या तो 5 साल या फिर 62 वर्ष की आयु तक। दोनों में से जो यहाँ मान्य होता है उसके आधार पर यहाँ रिटायरमेंट होता है या नियुक्ति होती है। तो इतना आपने देखा। इसमें से सही विकल्प की आपको तलाश करनी है। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। दोनों सही हो सकता है, दोनों यहाँ पे गलत हो सकता है, या कोई एक सही हो सकता है। देख लीजिए। तो इसके हिसाब से अगर देखिएगा तो जो 20वां वाला है उसमें कोई भी सही नहीं, दोनों ही यहाँ पर क्या है, गलत है। अब गलत इसमें गलतियाँ कहाँ पे हैं, खामियाँ कहाँ पे हैं। तो ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, ये पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति के द्वारा इसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। मतलब यहाँ पे शपथ दिलवाने वाला व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है, न कि 5 साल का या 65 वर्ष की आयु तक। जो पहले पूरा होगा उसके आधार पे यहाँ जो रिटायरमेंट है वो होता है। मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब 6 साल ऐसे अगर तय समय माना जाए या आयु के हिसाब से देखा जाए तो 65 साल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। देखिए जो हाई कोर्ट होते हैं वो 1 से अधिक राज्यों का भी संचालन करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसके न्यायिक क्षेत्र में कितने राज्य शामिल हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो देखिए असम, गुवाहाटी जो है ये कहाँ पे है, असम में है, ये आप जानते हैं। तो असम तो आएगा ही, और इसीलिए असम जो है वो सारे जितने भी ऑप्शन है उनमें दिया हुआ है। लेकिन असम के अलावा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, इनका भी जो मुकदमेबाजी है या एक तरह से कानूनी मामला है उसको ये देखता है, और इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। तो यहाँ पर जो विकल्प है कौन सा होगा, ए वाला होगा, यानी असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, और इसके लिए जो सन है वो 1948 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। इसमें कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी भारत के शीर्ष 3 जो ईरी उत्पादक राज्य हैं, ईरी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वो दिए हुए हैं और नाम दिया है असम, नागालैंड और मेघालय। इस प्रकार से दिया है। ये रेशम का एक प्रकार होता है, टसर रेशम होता है। उसके अलावा जो मलबरी होता है वो आप जानते हैं, सिल्क की बात की जा रही है, तो उसी में से एक ईरी है। फिलहाल यहाँ पर शीर्ष उत्पादक राज्यों का नाम दिया है, तो पूर्वोत्तर के होते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन इनमें जो उत्पादन का क्रम है वो सही है अथवा नहीं ये आपको देखना है। असम, नागालैंड और मेघालय ये क्रम है इसका। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि विश्व के 3 शीर्ष रेशम उत्पादक देश, ये तो राज्यों की बात हो गई। अब दुनिया की अगर बात करें तो चीन जो है वो पहले नंबर पर है, भारत सेकंड है और कजाकिस्तान जो है वो थर्ड है, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको बताना यह है कि सही कौन सा है। तो कोई सही नहीं है, इसमें से जो दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं या स्टेटमेंट दिया है दोनों ही यहाँ गलत है, यानी डी वाला इसमें करेक्ट होगा। सही क्या है, भारत के जो 3 शीर्ष ईरी उत्पादक राज्य हैं उसमें असम पहले नंबर पर है, ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर मेघालय है और तीसरे नंबर पर नागालैंड है। मतलब यहाँ क्रम में थोड़ा सा अंतर है, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, ये क्रम है।
इसके बाद यानी सेकंड कौन होगा, मेघालय होगा, और थर्ड जो है वो नागालैंड होगा। असम फर्स्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है जरा उसको देखिएगा। इसमें कहा गया है कि शीर्ष रेशम उत्पादक देश, तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, दोनों सही है। लेकिन तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान नहीं है बल्कि उज्बेकिस्तान है। तो यहाँ जो तीसरा वाला है कजाकिस्तान देकर गलत कर दिया है। तो बहुत सावधानी से प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि अंतर बहुत बारीक दिखाई देते हैं, और ऐसे अंतर जब ध्यान से पढ़ा जाता है तभी दिख पाते हैं। नहीं तो खुश होकर अगर देख लेंगे और आपको लगेगा कि दोनों सही है, तो आप क्या करेंगे, सी वाले को लगाकर चले आएंगे और गलत हो जाएगा, जबकि बहुत बारीक अंतर है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। इसमें कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर भारत नारियल और चावल के उत्पादन में कौन से स्थान पर है। दोनों का एक साथ दिया हुआ है, माने दोनों के मामले में एक ही पोजीशन है, और कौन सी है ये बतानी है पूरी दुनिया में। बताइए 23वें नंबर का। तो इसमें दूसरा स्थान है। अगर आप चावल के उत्पादन से भी देखिएगा तब भी आपको मालूम हो जाएगा, नारियल वाला तो जाने ही दीजिए। चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर चीन है, जबकि चावल के जो खेत हैं वो हमारे पास ज़्यादा है। चावल की जो राइस फील्ड है, पैडी फील्ड है, वो हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन चीन हमसे अच्छा प्रोडक्शन करता है। तो वहाँ साइंटिफिक मेथड लगाकर और अलग अलग जो आधुनिक विधियाँ हैं उनका इस्तेमाल करके खेती की जाती है, और हम लोग परंपरागत जो मौसम आधारित खेती है उसी पर आश्रित होते हैं। तो इसके चलते उत्पादन कम होता है और क्षेत्र ज़्यादा कवर होता है। फिलहाल सेकेंड पोजिशन दोनों के मामले में है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 24 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि ई कुबेर ये क्या है, और ऑपरेशन ट्विस्ट को किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब दो चीज़ें हैं, ई कुबेर के बारे में आपको इसमें चुनना है। उसके अलावा ऑपरेशन ट्विस्ट जो है इसको किस बैंक ने शुरू किया था और कब शुरू किया था, दोनों चीज़ें। दो अलग अलग प्रश्न हैं, जोड़ दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ये जो ई कुबेर है ये असल में क्या है, इसे आप देख रहे हैं, ये जो ई कुबेर है ये एक प्रकार की प्रतिभूति, मतलब ये क्या है, एक तरह की प्रतिभूति है। इसके बारे में अगर देखना चाहिए तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ये वाला होगा, बी वाला। अगर इसमें से कोई एक आपको पता है तो दूसरा अपने आप मालूम हो जाएगा। अब इसके आधार पे हमें ये भी मालूम होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ऑपरेशन ट्विस्ट को शुरू करता है, और स्थापना का जो समय है वो 23 दिसंबर 2019 का है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25 को देखिए। किस समिति का गठन पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देने के लिए किया गया था। कौन सी कमेटी किस काम के लिए गठित की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ये पूछा गया है, और उसके अलावा कहा गया है कि इस समिति का गठन कब किया गया था, मतलब कौन सी कमेटी है और कब गठित हुई थी, ये दोनों आपको बताना है। देख लीजिए, डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति है, सुब्बा राव कमेटी है, MC जोशी कमेटी है, इसके अलावा केलकर कमेटी है। इसमें से कौन सा होगा 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कीर्ति एस पारिक वाला होगा, इसको याद कर लीजिए। ये पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य से संबंधित जो प्रणालियां थी उस पर सजेशन देने के लिए गठित की गई थी। ये कमेटी कौन सी है, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक है, और समय है 2009 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। एपीडा और नाफेड इन दोनों की स्थापना कब की गई थी। दोनों की अलग अलग डेट है, तो यहाँ दो तारीखें भी दी हुई हैं। एक में सिर्फ सन दिया हुआ है, मतलब वर्ष दिया है, और दूसरे में डेट भी है और जो ईयर है वो भी दिया हुआ है। देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी का मतलब क्या है कि 1986 और 2 अक्टूबर 1958, यानी 1986 में एपीडा, और नाफेड का जो डेट है वो 2 अक्टूबर 1958, यानी गांधी जयंती की वो जो तारीख है वो मौजूद है, ऐसा आप कह रहे हैं। एपीडा को हम लोग क्या कहते हैं, नाफेड का नाम आप जानते हैं, पहले एपीडा का जानिए। एपीडा का जो पूरा नाम है वो है कृषि और संवर्धित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये एक तरह का प्राधिकरण है, और इसमें जो काम है वो कृषि और संवर्धित जो खाद्य उत्पाद हैं उनके निर्यात से जुड़े हुए हैं। इसे आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, एपीडा को आपने देखा, नाफेड को भी देख लीजिए। नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक लिमिटेड कंपनी है, तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। मतलब यह है कि 3 सही होंगे, कोई एक गलत है, तो जो गलत है वही आपको खोजना है। यहाँ कहा गया है कि गांधी शांति सम्मान के अंतर्गत अलग अलग पुरस्कारों की जो धनराशि है वो दी हुई है। तो गांधी शांति सम्मान के अंतर्गत 1 करोड़ की धनराशि दी जाती है, ये पहला है। दूसरे वाले में कहा गया है कि मूर्ति देवी पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख की धनराशि दी जाती है। जो सी वाला है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये जब मिलता है तो उसमें 5 लाख रुपए जो विजेता होता है उसको दिए जाते हैं। और जो डी वाला है इसमें कहा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, तो इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अब आपको बताना यह है, देखिए पुरस्कार अगर दिए जाते हैं तो उसमें पैसा मायने नहीं रखता है,
पैसा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा वो सम्मान होता है जो पुरस्कार के रूप में उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी यहाँ जो धनराशि है वो पूछी गई है, तो कोई बात नहीं, ये प्रश्न है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है? सभी गलत नहीं है, 3 इसमें से सही है, कोई एक गलत है, देख कर बताइए। तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, यही वाला गलत है। कितना दिया जाता है पता है आपको? ये 10 लाख रुपए की धनराशि इसके लिए आवंटित की गई, मतलब जीतने वाले को 10 लाख रुपए जो है वो इनाम के तौर पे दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 28 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। रामताल झील और सुरहाताल झील ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? 2 चीजें हैं इसमें, दोनों लेक्स हैं, एक तो रामताल है और दूसरी सुरहाताल है। यूपी में ये कहाँ पे लोकेट करते हैं, जिला आपको बताना है। तो जो रामताल है, यहाँ विकल्प कौन सा होगा? इसका बी वाला हो जाएगा, मेरठ और बलिया। रामताल जो है ये मेरठ में है और सुरहाताल बलिया में है, ये आप जानते हैं। तो एक अगर आपको मालूम रहेगा तो दूसरा अपने आप खोज सकते हैं। इसके बाद 29 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उनका नाम बताइए। अभी जो 2019 वाली फॉरेस्ट रिपोर्ट है वही चल रही है, अभी जब 2021 में आएगी तो नई वाली हो जाएगी। 2 साल के अंतर पे ये प्रकाशित होती है। तो जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसी के आधार पर जो प्रादेशिक डाटा है उससे हम इन चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो यूपी का आपने फॉरेस्ट कवर या जितना भी एरिया वाइज है सब देखा होगा, उसी पर ये प्रश्न आधारित है। तो इसमें आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है। क्षेत्रफल की बात की जा रही है और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा होगा इसमें बताइए। 29 का ए वाला ही सही है, सोनभद्र और भदोही। सोनभद्र में जहाँ पर जो वन क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, वहीं भदोही में ये बहुत कम है। हालांकि भदोही बहुत बड़ा जिला नहीं है, ये इलाहाबाद और बनारस के बीच में सैंडविच की तरह से दिखाई देता है और पहले ये वाराणसी का ही हिस्सा था। मतलब यहाँ के जितने भी कस्बे या जो भी कुछ है वो वाराणसी को जिले के तौर पे लिखते थे, लेकिन फॉरेस्ट कवर यहाँ पे जो मतलब एरिया वाइज कहा जा रहा है तो वो कम है। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ सोनभद्र और भदोही होगा, मतलब मैक्सिमम इसका है और मिनिमम इसका है। नेक्स्ट, सिकरी मेला और देवी पाटन मेला, ये दोनों मेले हैं, मेले त्योहार उत्सव डांस वगैरह इन पर प्रश्न बनते हैं खासतौर पे प्रादेशिक स्तर पर। तो यूपी का जो डांस है, फेस्टिवल है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, त्योहारों के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल सिकरी मेला और देवी पाटन मेला ये कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, माने सिकरी जो मेला है उसकी जगह कहाँ पे है और देवी पाटन मेला जो है उसकी जगह पे कहाँ पे है, ये आपको बताना है। बताइए। तो इसमें मोदी नगर और बलरामपुर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोदी नगर और बलरामपुर होगा। सिकरी जो है ये मोदी नगर का होगा और देवी पाटन जो है ये बलरामपुर का होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। आगे नेक्स्ट, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई थी और ये किस राज्य में स्थित है? आपने करंट अफेयर में इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा, ये बहुत ही ज्वलंत था। तो यहाँ बताना है आपको, बताइए। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान करके भी आ सकता है क्योंकि फॉसिल को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। इसका कौन सा होगा? तो 31 का हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश इसकी लोकेशन है, तो उसी से आप पकड़ सकते हैं 1983 और एमपी, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। होकेरसर आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये जो वेटलैंड है, इसके अलावा रुद्रसागर वेटलैंड, ये कहाँ पर स्थित है और रामसर समझौते के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है। ये है कहाँ पर, ये आपको बताना है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ये आए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये संरक्षण की दरकार रखते हैं। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा। मतलब इसमें जो होकेरसर है वो कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में, और रुद्रसागर जो है ये कहाँ पे है, ये त्रिपुरा में। आगे चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होती है, यानी टेम्परेचर का भी ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। फिलहाल ये माध्यम आपको बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर रहे तापमान तो उस पर इस मीडियम में ध्वनि की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी। जल है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और वायु है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? वायु का मतलब क्या, इसमें जितनी भी गैसेस है उनका मिक्सचर होता है। तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। ये जल की बात की जा रही है, वाटर में सबसे ज्यादा ये होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। आगे चलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में ज्यादा क्यों होगी, समझ में आया इसका टेक्निकल चीज। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, अवस्था बदल जाएगी और ये ठोस बन जाएगा, और ठोस बन जाएगा तो ठोस में ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है, आपने पढ़ा है, तो इस आधार पे भी आप गेस कर सकते हैं। इसके बाद 34 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी बात की जा रही है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और कौन सा रंग जो है वो सेकेंडरी कलर के तौर पे नहीं देखा जाता है।
दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, तो यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है और कौन सा जो कलर है वो सेकेंडरी कलर के तौर पे नहीं देखा जाता है। देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा, पहचानिए। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये तारपीन का तेल होता है। यहाँ आप नीचे जो डी वाला ऑप्शन है उसको देख रहे हैं, इसका अपवर्तनांक इनमें से जो दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा होता है। और सफेद रंग जो है ये मतलब व्हाइट कलर, ये सेकेंडरी कलर नहीं होता है। तो तारपीन का तेल और सफेद, ये आपका जो विकल्प है ये सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। इसमें फिर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और इसे गर्म करने पर इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, यानी उनमें डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है धातु का नाम, कैडमियम है, क्रोमियम है, लिथियम है और पैलेडियम है। ये सभी आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के तौर पे देखे हैं। तो इनका जो नेचर होता है वो मेटालिक होता है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा होगा, 35। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलेडियम। ये जो धातु है ये कौन सी है, ये पैलेडियम है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। इसमें कहा गया है कि चुकंदर में किस तत्व की कमी से, मतलब चुकंदर जो होता है उसमें किसी एक खास तत्व की कमी से हर्ट रॉट नाम का रोग हो जाता है। ये तत्व कौन सा है? देखिए, जिस प्रकार से मनुष्यों को बीमारियां होती हैं, हीनताजन्य रोग होते हैं, माने किसी विटामिन या किसी चीज की कमी से कोई रोग पकड़ लेता है, वैसे ही पौधे भी होते हैं, उन्हें भी खास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और अगर मिट्टी या किसी और माध्यम से वो उन्हें नहीं मिल पाता है तो वो उस कमी से जनित जो रोग होते हैं या डिजीजेज होती हैं उनके शिकार हो जाते हैं। जैसे जिंक के अभाव में पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, इस प्रकार से अनेकों बीमारियां होती हैं। तो यहाँ जो हर्ट रॉट रोग है ये किस तत्व की कमी से होता है? इसके अलावा दो नस्ल दिया हुआ है, एक तो पूसा रत्ना है और दूसरा पूसा मेघदूत है। ये किस अनाज की या किस ग्रेन की किस्म है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, दोनों में से कोई एक आपको अगर पता होगा तो दूसरा आप अपने आप गेस कर सकते हैं। 36 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोरान होगा। पहली चीज, चुकंदर में जब बोरान की कमी हो जाती है, मतलब बोरान उसे मिट्टी से नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर हर्ट रॉट रोग जो है वो लग जाता है। और दूसरा वाला जो पूसा वाला है उसमें आप देख सकते हैं ये प्याज और लौकी की किस्म है। मतलब जो पूसा रत्ना है वो किसकी किस्म है? ये लौकी की है। और मेघदूत जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, पूसा रत्ना जो है ये प्याज की है और पूसा मेघदूत जो है ये लौकी की है। मतलब पूसा रत्ना ये किसकी वैरायटी है? प्याज की है। आपने बहुत सारी नस्लों या किस्मों को देखा होगा, तो उसमें से ये एक है पूसा रत्ना और पूसा मेघदूत। इसमें से जो रत्ना है वो प्याज है और जो मेघदूत है वो लौकी है। आगे चलते हैं, अच्छे अच्छे नाम है, याद हो जाएंगे। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा इसमें पूछा गया है कि हाल में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? खिलाड़ियों का संन्यास लेना ये आम चीज है। तो ये जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट होते हैं, मतलब वनडे, टेस्ट, 2020, सबसे ये अपना संन्यास ले लिए हैं। ये कौन से हैं देखकर बताइए। 37, तो 37 का हो जाएगा। पहली चीज तो ये राज्य जो है ये केरल है और ये शेन वॉटसन है, आपने नाम सुना भी होगा। तो शेन वॉटसन जो है ये पूरी तरह से अब संन्यास लेकर अपना जो रिटायरमेंट वाला समय है वो बिताने वाले हैं। और यहाँ पर जो सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है इसका पहली बार उद्घाटन किया गया है केरल में। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? डी वाला होगा। 38 की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कहा गया, इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, उनमें से आपको जो सही है उसका चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हाल ही में आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी या सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत की है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है और शुरुआत करने वाली यहाँ पे जो व्यक्तित्व है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत को 5th पोजीशन प्राप्त हुई है, यानी 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 38 को देख लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है 38 का केवल पहला सही है। ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। सेकंड वाला इसमें गलत है। तो सेकंड वाला गलत इसलिए है क्योंकि इसमें कहा गया था कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 जो है इसमें भारत को स्थान, तो ये 5वां स्थान नहीं है बल्कि ये 4था स्थान है। यहाँ जो पोजीशन प्राप्त हुई है वो 4थी है, यानी इससे बेहतर है। तो इसका जो आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, 39 को देखिए। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कैरोलिना मॉरिन और इसके अलावा रैस्मस जेमके, इन्होंने हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीता है। ये पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, करंट अफेयर का है। उसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें विश्व सांख्यिकी दिवस जो था, यानी जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे था, उसकी थीम के बारे में कहा गया। मतलब 2020 का जो ये दिवस था उसकी थीम क्या थी?
तो थीम यहाँ दी हुई है, थीम ये है कि कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। ये पूरा लंबी चौड़ी थीम थी। आपको बताना यह है कि सही कौन सा है, दोनों में से सही कौन सा है देख लीजिए। तो इसका जो 39 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी यानी केवल दूसरा, इसमें पहला वाला गलत है, केवल दूसरा सही है। बी को हम चुनेंगे, पहला वाला इसमें रॉन्ग है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। 39 के बाद 40, इसमें कहा गया है कि हाल में ही वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये किसे घोषित किया गया है। वाइल्ड लाइफ का जो पिक्चर लेने वाले फोटोग्राफर्स होते हैं उसमें फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये किसको डिक्लेयर किया गया है। और जैकिन अर्डन इनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो दो अलग अलग इसमें प्रश्न हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं। इसका विकल्प जो दिया है उसको देख लीजिए। वरुण आदित्य है आयरलैंड है, कल्याण वर्मा है आइसलैंड है, रतिका रामास्वामी और पोलैंड है, और ऐश्वर्या श्रीधर इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसमें डी वाला सही है। ऐश्वर्या श्रीधर इन्हें जो है ये फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मतलब वाइल्ड सेक्टर में चुना गया है। और जो न्यूजीलैंड है वहाँ के इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, जैकिंटा अर्डन। तो जो नव नियुक्तियाँ होती हैं, नई नवेली अभी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या उन्हें रखा जाता है वहाँ पे, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ 41 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च घर तक फाइबर स्कीम इन स्टेट ऑफ ओडिशा। मतलब ये जो स्कीम है घर तक फाइबर, इसकी शुरुआत की गई है और ये कहाँ से हुई है, ओडिशा राज्य से हुई है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा गया है कि डिएगो स्वार्ट्जमैन ये नाम है, और ये किस चीज़ का नाम है, ये प्रतियोगिता का नाम है। कहा गया है कि डिएगो स्वार्ट्जमैन ने, माफ कीजिएगा, ये डिएगो स्वार्ट्जमैन जो है ये व्यक्ति का नाम है और ये है प्रतियोगिता मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020। इसका खिताब इन्होंने जीता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मेंस मतलब पुरुषों की जो सिंगल इटालियन ओपन खिताब है 2020 वाला, उसको जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो डिएगो स्वार्ट्जमैन है। ये पुरुषों का है। ऐसे ही महिलाओं का होता है या युगल वाला जो होता है वो भी आयोजित होता है। फिलहाल इसको देख लीजिए, बताइए इसमें से सही कौन सा है। विकल्प आप देख रहे हैं। तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें से कोई सही नहीं है, जितने दिए हैं सब झूठ बोल रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ जानकारी इसकी जो है उसको ले लीजिए। जब कोई सही नहीं है तो सही क्या है, ये प्रश्न उठता है। सही ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। ये ओडिशा नहीं है, बिहार है। और ये जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने मेंस सिंगल इटालियन ओपन का खिताब 2020 वाला जीता है। नोवाक जोकोविच ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और यहाँ पर नाम किसका दिया है, डिएगो स्वार्ट्जमैन का दिया है, इसलिए दोनों गलत हो जाता है। इसका डी वाला हमने सेलेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। एलिस मुनरो इन्होंने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीता है। ये अवार्ड है। इसके अलावा जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि स्पेन जो SDG है मतलब सतत विकास लक्ष्य हैं, उनसे जुड़े हुए सॉवरेन बॉन्ड को जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आप बताइए कि इनमें से जो सही नहीं है वो कौन सा है, कौन सा गलत है, ये आपको चुनना है। नहीं शब्द पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही बहुत खतरनाक होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नों में हम नहीं को नहीं देख पाते हैं और जो सही होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो SDG गोल 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है तो उनके लिए तय समय सीमा है 2030 तक, यानी 10 साल का समय बचा हुआ है। तो जितने राष्ट्र हैं वो हाथ पैर मार रहे हैं कि मैक्सिमम उनमें से अचीव किया जाए। तो यहाँ उसी के संबंध में दिया हुआ है। देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा। 42। तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि दोनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। और यहाँ पर गलत नहीं बल्कि जो सही नहीं है उसको खोजना है। तो नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा है, दोनों यहाँ पर गलत है। अब दोनों गलत हो गए, दोनों स्टेटमेंट, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो सही क्या है, प्रश्न उठेगा। तो सही ये है कि मार्गरेट एटवुड इन्होंने 2020 का जो डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था उसको जीता है। यहाँ पर जो एलिस मुनरो का नाम दिया है इसकी जगह नाम किसका होगा, मार्गरेट एटवुड का होगा। इस नाम को याद रखिएगा। और जो सेकंड वाला है इसमें कहा गया है कि स्पेन इस प्रकार का सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला पहला राष्ट्र बना है। तो ये SDG के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो मैक्सिको है। यहाँ पर स्पेन नहीं होगा, मैक्सिको होगा। और यहाँ पर क्या होगा, एलिस मुनरो की जगह पे मार्गरेट एटवुड का नाम आएगा। तो ये इसका सही उत्तर है। और यहाँ दोनों ही गलत है, इसलिए इसका जो सी वाला है वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा वाला जो है इसमें विजय कुमार चोपड़ा को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट है, देखकर बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो केवल पहला सही है इसमें।
आप देख रहे हैं इसमें सही चुनना है, गलत नहीं चुनना है। पिछले वाले में गलत चुनना था, तो यहाँ पर इसका केवल पहला वाला सही है, यानी ए वाला। इसका मतलब क्या है कि जो मैरिके लुकास हैं, यहाँ अगर आप देख रहे हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, तो 43 नंबर के क्वेश्चन में अवीक सरकार को, यहाँ जो विजय कुमार चोपड़ा का नाम दिया है ना, वो नाम गलत है। यहाँ पर क्या होगा, अवीक सरकार होगा, जिन्हें कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। और विजय कुमार चोपड़ा ये पहले वाले थे, इन्हीं को हटाकर उन्हें रखा गया है, मतलब उन्हीं का ये स्थान लेंगे अवीक चोपड़ा। तो इसमें देख लीजिएगा, ये जो विजय कुमार चोपड़ा है इनकी जगह क्या होगा, अवीक सरकार होगा। और ऊपर वाला सही है कि राजीव कुमार ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार को ग्रहण किया है, मतलब ये इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे भारत के जाने जाते हैं। इसके बाद 44 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि टोनी मॉरिसन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक्सिस बैंक ने भारतीय युवा जो है उनके लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट की जो सेवा है उसको शुरू किया है। दो अलग अलग स्टेटमेंट इसमें है, इसमें से आपको जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा। केवल दूसरा होगा, पहला वाला इसमें सही नहीं है, इसका जो केवल सेकंड वाला है वो करेक्ट। देखिए जो मैरिके लुकास हैं, इनका पूरा नाम है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। इन्होंने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, उपन्यास का क्या नाम था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है 2020 वाला उसको जीता है। और यहाँ पर क्या दिया है, टोनी मॉरिसन दिया है, तो ये नाम गलत है, यहाँ पर मैरिके लुकास का नाम आएगा। बाकी जो सेकंड वाला है वो सही है। आगे चलते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर ई मोबिलिटी स्टार्टअप यानी ई बाइक गो, इसको हाल ही में आयुष्मान खुराना, मतलब ये जो पहल है इसमें हाल ही में आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ये अभिनेता हैं, आप जानते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें कहा गया है कि सिक्किम के खाजे, मसालेदार हरमन मिर्च को और मिंदोली केला को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो देख लीजिए, जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसमें ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और दूसरे वाले में जो जीआई टैग है उससे संबंधित प्रश्न है। तो जीआई टैग किस पदार्थ को, किस उत्पाद को मिला है और किस राज्य को उसके संबंध में सम्मान प्राप्त हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए 45 नंबर के क्वेश्चन को। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा सी, यानी पहला और दूसरा। यहाँ पर जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी थी, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो इसका जो हो जाएगा सी करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। तो सही क्या है फिर, ई मोबिलिटी स्टार्टअप यानी ई बाइक गो जो है, इसने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। यहाँ पर आयुष्मान खुराना नहीं है, बल्कि कौन है, हरभजन सिंह है, जिन्हें कि भज्जी कहा जाता है। और गोवा का जो पारंपरिक त्यौहार है उसमें मीठा पकवान बनता है खाजे। इसके अलावा मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, इनको भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा जो जीआई टैग है वो दिया गया है। तो ये क्षेत्र कौन सा है, मतलब ये प्रदेश है गोवा। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। अब यहाँ रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि शिवानी पूर्व की ओर 45 किलोमीटर ड्राइव करती है। वो पैदल नहीं चल रही है बल्कि ड्राइव कर रही है, यानी गाड़ी में। दिशाओं का आपको पता है, ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, इसी प्रकार से आप बनाएंगे। इधर आपका नॉर्थ है, इधर आपका साउथ है। तो इसमें कहा गया है कि वो पूर्व की ओर 45 किलोमीटर ड्राइव करती है। उसके बाद वो बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ेगी, और उसके बाद जब बाएं मुड़ेगी तो 65 किलोमीटर ड्राइव करेगी। उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, 65 किलोमीटर जाने के बाद फिर बाएं मुड़ जाती है और 33 किलोमीटर फिर चलाती है अपनी कार को, और दोबारा बाएं मुड़ती है और फिर 60 किलोमीटर चलाती है। अब ये बताना है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो यहाँ पर बनेगा एक ट्रायंगल और उसी के आधार पे आप बताइएगा। तो इसमें जो पाइथागोरस की थ्योरम है उसको आप लगाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, और वो आंसर होगा 13 किलोमीटर का। इसका जो मान होगा वो 13 किलोमीटर होगा। पाइथागोरस की थ्योरम जो है वो आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज बनता है और उसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये आपका लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। इन्हीं के आधार पे इसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो उसी के आधार पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। आगे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि डायरेक्शन, ये जो वर्ड है इसको किसी कूट भाषा में अगर, यहाँ आप देख रहे हैं डी की जगह पे यू लिखा जा रहा है, इसके बाद आई की जगह पे, यहाँ नीचे आप इसे मिटा लीजिए, देखिए आई की जगह पे क्या लिखा जा रहा है, जे लिखा जा रहा है। वैसे ही आर की जगह पे पी लिखा जा रहा है। इस प्रकार से इसे चेंज किया गया है, साइन लैंग्वेज में चेंज किया गया है। तो इसी प्रकार से अगर कूट भाषा में हमें दूसरे वाले को भी कन्वर्ट करना हो, यानी किसे सबस्टेंस को अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि किस वर्ड के स्थान पर क्या लिखा जा रहा है, और उसके आधार पर जब आप इसे लिखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है 47 का वो हो जाएगा सी वाला। सी वाले का मतलब क्या है कि BODF
UTVCT, ये वाला, मतलब सबस्टेंस को आप इस ढंग से लिख सकते हैं। ये कोड वर्ड है, जो इसका तरीका जानता है वो समझ सकता है। इसके बाद आगे 48 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ जो संख्याओं की श्रृंखला है, इसमें अगला वाला मतलब जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ का अंक हमें ढूंढना है। इसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 28 है। तो इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा? यहाँ पर हो जाएगा 74। इसका जो करेक्ट है वो 74 होगा। आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया है कि यदि राजेश सुरेश से तेज काम, यहाँ जो दौड़ने की बात है वो की जा रही है, तो कहा जा रहा है राजेश जो है वो सुरेश से कम तेज दौड़ता है, लेस फास्ट दौड़ता है। यहाँ काम लिखा हुआ है, काम नहीं होगा बल्कि कम होगा। यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा लेस। ठीक। तथा सुरेश जो है वो लवकुश के बराबर दौड़ता है। यहाँ पर अलग अलग जो धावक हैं उनका आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि राजेश जो है वो सुरेश से धीमा दौड़ता है, यानी सुरेश तेज दौड़ता है और राजेश उससे पीछे है। इसके बाद सुरेश जो है वो लवकुश से बराबर गति में दौड़ता है, लेकिन तेजस से कम तेज दौड़ता है। यानी सबसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ रहा है? तेजस दौड़ रहा है, और वही पूछा है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, ये सीधे होते हैं। इसके बाद 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला, मतलब जीएस का लास्ट है, रीजनिंग वाला। इसमें आप देख रहे हैं कि माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, वो कितना है? 5:1 है। और 7 साल के बाद ये जो रेशियो है ये 3:1 का हो जाएगा। तो यहाँ जो पुत्री की वर्तमान आयु है वो आपको पता करनी है। तो यहाँ बनेगा दोनों अनुपातों से एक एक समीकरण, और दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे तो यहाँ जो x और y का मान है, जिसको आपने x माना होगा और जिसको y माना होगा, उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। तो इसकी जो इसमें आयु आ जाएगी, मतलब पुत्री की वर्तमान आयु सिर्फ आपको पता करनी है। चाहे तो आप माँ की भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी? वो यहाँ पर हो जाएगी 7 साल। 7 वर्ष की उसकी उम्र हो जाएगी, ये वर्तमान वाली। इतना हमने जो जीएस और रीजनिंग वाला सेगमेंट था उसको किया है। अब इसके बाद हिंदी के प्रश्न बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, पहला प्रश्न हिंदी भाषा का, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, यानी विलोम आपको बताना है। तो बताइए इसमें से ग्रस्त का कौन सा होगा? यहाँ विलोम ढूंढना है, पर्यायवाची नहीं। मुक्त होगा, दाम होगा, तिक्त होगा या ग्राह्य होगा? तो इसका आप स्पष्ट जानते हैं कि मुक्त होगा। ग्रस्त मतलब क्या होता है? ढकना या ग्रसना, जैसे सूर्य ग्रहण होता है, और उसका हो जाएगा मुक्त, यानी खुला छोड़ देना। इसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? मतलब कौन सा जो विलोम का युग्म बनाया गया है वो रॉन्ग है, गलत है। यहाँ प्रवेश नवेश है, मूक वाचाल है, भूत भविष्य है, और पुरस्कार और तिरस्कार है। कौन सा होगा इसमें से? दूसरे का ए हो जाएगा। प्रवेश का नवेश जो यहाँ विलोम दिया है ये युग्म गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल शब्द का जो विलोम होता है वो इसमें से 3 शब्द तो होंगे, लेकिन एक चौथा वाला नहीं होगा। तो वो कौन सा है? सूक्ष्म, तन्वी, कृश और विशाल। तो देखिए स्थूल का मतलब क्या है? भारी, भरकम या मोटा। तो इसको तन्वी भी कह सकते हैं, सूक्ष्म भी कह सकते हैं, और कृश भी कह सकते हैं, मतलब इसके विलोम के तौर पे। लेकिन विशाल नहीं होगा, विशाल मतलब बड़ा होता है। तो यहाँ बड़े से मोटे को आप नहीं मिला सकते, भारी को नहीं मिला सकते। यहाँ पर्यायवाची नहीं ढूंढ रहे हैं आप, विलोम ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए इसका जो डी वाला है वो करेक्ट होगा। यहाँ जो नहीं है वही बताना है। इसके बाद देख लीजिए, इनमें से विलोम शब्दों का जो गलत युग्म है वो कौन सा है? दक्षिण वाम, उद्यम आलस्य, निषेध मान्यता, बर्बर सभ्य। तो इसमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत होगा? दक्षिण का वाम होगा, दाहिने बाएं आप जानते हैं। उद्यम का आलस्य होगा, ये सही है। सी वाला देख लीजिए, निषेध का मान्यता। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको पता होना चाहिए। उद्यम का आलस्य होगा, बताइए। तो चौथा वाला जो है उसका सी वाला हो जाएगा। निषेध का मान्यता नहीं होता है। ये जो विलोम है ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 5वें नंबर में जो पूछा गया है, कहा गया है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक जो युग्म है वो इनकरेक्ट है, यानी अशुद्ध है। कौन सा है? सचल का निश्चल दिया है, निरपेक्ष का सापेक्ष दिया है, मौलिक का अनुदित दिया है, और बंधन का मोक्ष दिया है। कौन सा एक अशुद्ध है? 5वां देखिए। तो 5वें का जो करेक्ट आंसर है वो पहला ही है, सचल का निश्चल। ये वाला जो युग्म है ये गलत है, बाकी सब सही है। निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, मौलिक का अनुदित होता है, और बंधन का मोक्ष होता है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। गौरव का विलोम शब्द बताना है। लाघव होगा, लज्जा होगा, अधिमान होगा या विराट होगा? तो आप जानते हैं इसका लाघव होगा, ये आपने बहुत याद किया होगा। तो इसका ए वाला करेक्ट है। अब इसके बाद नीचे से फिर वापस ऊपर की ओर चलते हैं, क्योंकि बाकी जो बचे हुए प्रश्न है वो बगल में दिए। यहाँ देख लीजिए, अतिवृष्टि, इसका विलोम आपको बताना है। तो आप जानते हैं अनावृष्टि, अनावृष्टि ये उसका हो जाएगा, मतलब 7वें का कौन सा हो जाएगा? सी होगा। 8वें को देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा शब्द युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी गलती से युक्त है, ये आपको बताना है। तो अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, और आकृष्ट का विकृष्ट। बताइए इसमें से कौन सा त्रुटि युक्त है, यानी गलती से भरा हुआ है?
तो 8वें का हो जाएगा ए, अनुग्रह का आग्रह। इसका जो सही होगा वो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुग्रह का क्या होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ विलोमों की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी यहाँ भी युग्म दिया है, क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु और आहार का विहार। तो 9वें वाले का कौन सा होगा? 9वें वाले का डी हो जाएगा, आहार का विहार नहीं होगा, यहाँ विलोम पूछा जा रहा है तो इसलिए ये वाला गलत है। इसके बाद 10वें वाले को देख लीजिए। 10वें वाले में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी का दुराचारी, सम का विषम, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि। जो सही न हो उसको आपको तलाशना है, कोई एक इसमें गलत है, देख लीजिए। तो 10वें का हो जाएगा ए, यानी सदाचारी का। सदाचारी का तो दुराचारी होता है, लेकिन यहाँ दिया क्या है? यहाँ दिया है सदाचार, तो इसलिए सदाचार का जो इसमें विलोम है वो दुराचार होगा, न कि दुराचारी। यहाँ व्यक्ति की बात नहीं बल्कि गुण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पहला वाला जो युग्म है वो त्रुटि युक्त है, यानी गलत है। आगे चलते हैं। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मतलब वर्तनी के हिसाब से इसमें से कौन सा शुद्ध है बताइए। आधीन, व्यवहारिक, ध्यान से देखिएगा, मिष्ठान और अत्यधिक। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए, और इसका जो करेक्ट है वो डी वाला हो जाएगा, अत्यधिक इसमें शुद्ध है, बाकी जितने हैं सब गलत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म जो है वो अशुद्ध है, कौन सा है? दीक्षा परीक्षा, शूकर बलिवर्द, कपूत सपूत, वरिष्ठ कनिष्ठ। तत्सम इसमें बताना है। एक जो है वो अशुद्ध है, इसमें कौन सा होगा देख लीजिए। तो 12वें का जो सी वाला है वो सही है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये तद्भव तत्सम का जोड़ा बनाया है, ये विलोम शब्दों का ही जोड़ा है। दीक्षा का परीक्षा, उसी प्रकार से शूकर का बलिवर्द, इस प्रकार से विलोम दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कौन से तद्भव विलोम युग्म है ये आपको तलाशना है। जो तत्सम न हो वो क्या होगा? तद्भव होगा। तो इसलिए यहाँ पर कपूत सपूत जो है ये तद्भव शब्द है। कुपुत्र और सुपुत्र रहता तो ये तत्सम हो जाता, तो यही वाला आपका सही होगा, सी वाला। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? अनुषांगिक है, अनुसांगिक है, अनुषंगिक है या अनुसांगिक है। यहाँ बस मात्रा और जो षटकोण वाला श और समोसे वाला स है उसी का अंतर है। समोसे वाले स का मतलब जिसे आप छोटा सा कहते हैं, ये पहचानने के लिए आप बोल सकते हैं, और ये जो है ये षटकोण वाला श है, तो मूर्धन्य श भी इसको कहा जाता है। कुल मिलाकर मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, इसलिए मूर्धन्य श कहा जाता है। फिलहाल यहाँ वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है उसकी आपको बात करनी है, बताइए। तो 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुषंगिक होता है। अनुषंगिक होता है, ये शुद्ध है, सबसे ज्यादा शुद्ध है, बाकी जितने हैं उनमें त्रुटियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो अशुद्ध वर्तनी का शब्द है उसको आपको तलाशना है। लंगड़ है, बुझक्कड़ है, कोंकण है और भुक्खड़ है। वर्तनी किसकी अशुद्ध है? यहाँ तद्भव तत्सम में मत जाइएगा, सिर्फ वर्तनी देख लीजिए। 14वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? इसका हो जाएगा डी। यहाँ पर जो भुक्खड़ की वर्तनी है वो गलत है। यहाँ पर क्या होता है? आधा क होता है और फिर पूरा ख होता है, इसको हम लोग कहते हैं भुक्कड़, भुक्खड़, और यहाँ पर आधा ख और पूरा ख दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला गलत है। बाकी जितने हैं वो सही है, वर्तनी की दृष्टि से सही है। 15वें नंबर का देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित, मतलब नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियां दी गई, एक ही शब्द को 4 ढंग से लिखा गया है, उसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। 36 है, 36 है, 36 है और 36 है। तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़, अगर आपको याद होगा तो छत्तीसगढ़ होता है, डी वाला करेक्ट है। आगे चलते हैं। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें कहा गया है कि आजकल आयुर्वेदिक दवाओं की विश्वसनीयता बढ़ रही है। अब यहाँ बताना यह है कि जो इसमें से अंडरलाइन किया हुआ शब्द है यानी आयुर्वेदिक, उसका शुद्ध क्या होगा, शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो आयुर्वेदिक होता है। यहाँ जो इसके लिए वर्तनी है वो कौन सी होगी? आयुर्वेदिक होगी, बी वाला करेक्ट है। आगे चलते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। मतलब यहाँ पर जो शब्द है शुद्ध है उसके बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ शब्द की जगह पे वाक्य की शुद्धि का ध्यान देना है। देख लीजिए, अधिशासी, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है इसमें शब्द ही शुद्ध आपको बताना है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर जो शब्द है वो कौन सा है? अधिशासी है। अधिशासी को ही अलग अलग ढंग से लिखा गया है और पूछा गया है कि किस वाक्य में वो शुद्ध लिखा गया है, इसमें से वो वाक्य आपको तलाशना है। तो 17वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसका जो ए वाला है वो करेक्ट है, अधिशासी होता है। मतलब पहले बड़ा श होता है और अंत में छोटा वाला स होता है, अधिशासी। बाकी जितने तरीके से ये लिखा गया है वो सही नहीं है। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद अब आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। देखिए, हिमालय की अतुंग चोटियां
एडवेंचरस जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए महत्वाकांक्षा उत्पन्न करती हैं या महत्वाकांक्षा है। तो यहाँ पर अतुंग की जगह पे क्या होगा, उत्तुंग होगा, आप जानते हैं, लेकिन उत्तुंग कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, बताइए। 18वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा सी वाला, उत्तुंग। इस प्रकार से उत्तुंग लिखेंगे, यानी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनकी बात की जा रही है। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। उत्ग्रीव जो शब्द दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पर उसका शुद्ध आपको बताना है। यहाँ जो वाजिब शब्द है वो कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, देखिए 19वें में, तो 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, उद्ग्रीव होगा। यहाँ पर जो उत्ग्रीव लिखा हुआ है उसकी जगह पे उद्ग्रीव होगा, यानी आधा द होगा, उसके बाद पूरा ग और उसके अंदर र की जो मात्रा है वो लगी। आगे चलते हैं, यहाँ जो 20वां है उसको देख लीजिए। 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है और सही वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना है। रासायनिक है, रासायनिक है, रासायनिक है और रासायनिक है, तो आप जानते हैं तो सरल है, रासायनिक होगा, रसायन विज्ञान आपने पढ़ा है। इसके बाद 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको जरा देखिए। इसमें कहा गया है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यहाँ उल्टा दे दिया है। प्रायः क्या होता है, वाक्य दिया रहता है और इसके लिए एक शब्द आपको विकल्प में खोजना होता है, यहाँ वाक्य ही आपको खोजना है। तो अप्रमेय, यहाँ आप देख रहे हैं, इसके लिए कौन सा वाक्य इसमें सटीक होगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। प्रमेय किसको कहा जाता है, जिसे कि हम प्रमाणित कर सकते हैं। जैसे गणित में आपने बहुत सारे थ्योरम्स देखे होंगे, प्रमेय, तो उसमें क्या होता है, किसी एक सिद्धांत को हम लोग प्रमाण प्रस्तुत करके या अपनी अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको देकर सिद्ध करते हैं। लेकिन जो चीज़ प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहा जाता है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद पैर से सिर तक, ये जो पूरा वाक्य है बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके लिए एक शब्द आपको लिखना है। शिख नख शिरों पर, पाद मस्तक, आपाद मस्तक, ये दिया हुआ है। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका हो जाएगा डी वाला, 22वें का डी। कैसे, आपाद मस्तक, पाद मतलब पैर और मस्तक मतलब सिर, तो पैर से सिर की बात की जा रही है। सिर से पैर अगर कहा जाता तो यहाँ पे सिर से शुरू करते, शिख की बात करते, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपाद मस्तक, पैर से सिर तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वह कौन होगा। तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वो स्त्री के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा उसका मतलब है, मतलब क्या है वो भी बताया जाएगा। लेकिन पहले जो विकल्प है उसको देख लीजिए, कन्यापुत्र, कानीन, कानन या कुमारी सुत। 23वां देख लीजिए, और 23वें का बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। तो ये होगा कानीन। अब कानीन का मतलब क्या होता है, वैसे तो सभी जो है वो स्त्री से ही पैदा होते हैं, किसी को भी पुरुष पैदा नहीं करता, ये आप जानते हैं। लेकिन कानीन का मतलब ये होता है कि कन्या ने उसे किसी वरदान के स्वरूप में प्राप्त किया हो और उसे अपने साथ लेकर अपने पति के घर आई हो। जैसे कर्ण जो थे उन्हें कानीन पुत्र के तौर पे कुंती स्वीकार कर सकती थी। पांडु से विवाह होने के बाद वो कर्ण को कानीन पुत्र के तौर पे स्वीकार कर सकती थी। कर्ण जो थे वो सिर्फ कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, पांडु से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें मान्यता मिल सकती थी। द्वापर में ऐसी परंपरा थी। तो इस प्रकार से होते हैं कानीन पुत्र, मतलब यहाँ पर जो संतान उत्पत्ति होती है वो कन्या करके अपने साथ ले आती है, ऐसा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक के लिए पूरा वाक्य आपको ढूंढना है, बताइए कौन सा होगा। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। स्वयं सेवक आजकल बड़े प्रचलित हैं और जो स्वयं सेवी संगठन है उनके भी नाम बड़े हाईलाइट होते हैं, एनजीओज। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए, 24। तो 24 का हो जाएगा सी, यानी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। उसे किसी ने कहा नहीं है लेकिन मदद की जरूरत है तो अपनी मर्जी से मदद करेगा। इसके बाद 25वें को देखिए, तैरने की इच्छा, इसको क्या कहते हैं। तैरने की जो इच्छा होती है उसको अगर एक शब्द में लिखना चाहिए तो क्या लिखिएगा, तो इसका हो जाएगा बी वाला, यानी तितीर्षा। यहाँ पर जो इसका सही अर्थ होगा वो तितीर्षा होगा। इसके बाद 26 को देखिए, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलावा भेजकर बुलाया नहीं गया हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। अतिथि होगा, अभ्यागत होगा, अनाहूत होगा या रिश्तेदार होगा। तो इसमें होगा सी वाला, यानी अनाहूत, जिसे कि आहूत न किया गया, यानी इनवाइट न किया गया। अनाहूत जो लोग होते हैं उनकी बड़ी बेइज्जती होती है अगर वो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। जैसे माता सती का आपने देखा है, दक्ष के यज्ञ में वो बिना बुलाए पहुंचती है और वहां उन्हें जलकर भस्म होना पड़ता है, दंड उसका मिलता है उन्हें। तो यहाँ पर अनाहूत जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद देख लीजिए, अतिथि का मतलब क्या, जिसके आने की तिथि ना पता हो। लेकिन आजकल के जो अतिथि हैं वो मोबाइल फोन पे एक बार कॉल करके तब आते हैं।
इसके बाद देख लीजिए 27 नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पर कहा गया है कि हवन में जलाने वाली जो लकड़ी है उसके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कहा जाता है समिधा। हवन के कार्य में जो प्रयुक्त होने वाली लकड़ी होती है प्रायः आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ विशेष यज्ञ अगर होता है तो उसमें अलग अलग वृक्षों की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको प्रयोग किया जाता है। दैनिक यज्ञ में आम की लकड़ी ही इस्तेमाल की जाती है, तो उसको कहते हैं समिधा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 28 नंबर का। 28 में कहा गया है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तो अक्षत होता है। और अक्षत का मतलब क्या, आप कहिएगा चावल। तो ये चावल के दाने तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे चावल के दाने होते हैं जो कि क्षतिग्रस्त न हो, मतलब ये खंडित ना हो, इसीलिए इनका नाम है अक्षत। मतलब पूरे साबुत चावल के दाने होने चाहिए। चावल को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ टूटे दाने होते हैं, कुछ पूरे दाने होते हैं, तो जो पूरे वाले होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, जो दूसरों की बुराई कर करके आग लगाने वाले आदमी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मतलब उनके लिए उपमा कौन सी इस्तेमाल की जाती है ये आपको बताना है। जयचंद है, शकुनी है, विभीषण है, नारद है। तो नारद को कहा जाता है घूम घूम के झगड़ा लगाते हैं। इनके सिर पर एक एंटीना है, जहाँ भी समस्याएं होती हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद नारायण नारायण और आग लगाकर चले जाते हैं। फिर क्या होता है ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर नारद जी हैं। 29 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, ये जो वाक्य दिया हुआ है इसके लिए शब्द आपको बताना है। कौन सा होगा, शिष्य होगा, आश्रमवासी होगा, विद्यार्थी होगा या अंतेवासी होगा। देख लीजिए, तो 30वें का उत्तर हो जाएगा डी, अंतेवासी कहा जाता है। गुरु के पास रहकर, एकदम उनके निकट रहकर, उनके सानिध्य में रहकर अध्ययन करने वाला। आश्रमवासी तो बहुत सारे होते हैं, आप ये कहिएगा कि आश्रम गुरु का होता है, वहाँ भी रहने वाले जो लोग होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, आश्रमवासी होते हैं और एक अंतेवासी होता है, मतलब कुछ जो है वो गुरु का प्रवचन सुनकर चलते बनेंगे, और एक जो शिष्य होता है वो एकदम पीछे पीछे लगा रहता है, जैसे द्रोणाचार्य और अर्जुन को आप कह सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। सांप, चिन्ह, बीड़ा और विस्मय, ये जो 4 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से तत्सम जो शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द है वो आपको तलाशना है। तो 31 का देख लीजिए, इसका डी हो जाएगा, यहाँ पर विस्मय होगा। बाकी जितने हैं वो क्या है, तद्भव है। इसके बाद नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होता है, आप जानते हैं, लेकिन नारिकेल किस रूप में आप लिखिएगा, नारिकेल लिखिएगा, नारिकेली लिखिएगा, नारिकेल लिखिएगा या नारिकेला लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसमें से। 32, तो 32 का हो जाएगा ए, यानी नारिकेल। र पर छोटी की मात्रा होगी, बाकी केल, केला वाला केल, तो ये नारिकेल। नारियल को शुद्ध रूप में इसी तरीके से कहते हैं। इसके बाद अगला 33 को देखिए, ढीठ। ढीठ का जो तत्सम शब्द है वो क्या है, तो इसको कहते हैं धृष्ट। धृष्ट जो होते हैं वही ढीठ होते हैं। द्रौपदी के भाई का नाम धृष्टद्युम्न था। जो धृष्टों का दमन करने वाला हो, यानी ढीठों का मुंह कुचलने वाला हो, ऐसा राजकुमार। और महाराज द्रुपद जो पांचाल नरेश थे, उनको ऐसा ही पुत्र चाहिए था जो कि द्रोणाचार्य और जो कुरुवंश है उसका विनाश कर सके, क्योंकि वहाँ से इन्हें अपमान प्राप्त हुआ था। तो ये यज्ञ करते हैं और यज्ञ में कामना करते हैं कि इन्हें एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो कि इन लोगों का मुंह कुचल सके, इन ढीठों को सबक सिखा सके। और उसके बाद यज्ञ में आहुति देते हैं तो धृष्टद्युम्न का जन्म होता है, और उसके बाद अनचाहे ही द्रौपदी पैदा हो जाती है। द्रौपदी की ये कामना नहीं किए थे, वो इनकी मर्जी के बिना आती हैं। तो याज्ञसेनी और धृष्टद्युम्न दोनों ही अग्नि से पैदा हुए थे, इसीलिए बड़े गुस्सैल थे। और अंत में आप जानते हैं कि धृष्टद्युम्न जो है वही द्रोणाचार्य का वध करते हैं। तो ये बातें हैं, कुल मिलाकर धृष्ट ये ढीठ का तत्सम होगा। इसके बाद मक्खन। मक्खन का तत्सम क्या हो सकता है, माखन होगा, माक्षण होगा, मक्षण होगा या मृक्षण होगा। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 34 का हो जाएगा डी, मृक्षण होता है। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा है लेकिन ये मृक्षण होता है। इसके बाद सुई। सुई का तत्सम क्या होगा, सूचिका होगा कि सुई होगा, बताइए। 35, तो 35 का हो जाएगा सी, इसे सूची कहते हैं। सुई को सूची कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 36 को देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको ढूंढना है। जो 4 विकल्प दिए हैं इसमें से तत्सम कौन सा है ये बताइए। जलद है, बादल है, हवा है और पानी है। 36 को देख लीजिए, इसका जलद ही होगा पहले। जलद मतलब क्या होता है, जल को अपने साथ ले आने वाले। और जलज मतलब होता है जो जल से उत्पन्न हुआ हो। द और ज का अंतर है, अर्थ बदल जाएगा, लेकिन यहाँ जलद है और ये तत्सम है। बाकी सब जो है वो तद्भव है। इसके बाद आगे चलते हैं, तत्सम शब्द यहाँ भी आपको ढूंढना है 37 वाले में। इसमें आपको दिया हुआ है अनहित, विनती, डाकिनी और अटारी। एक तत्सम शब्द है इसमें, देख लीजिए। तो 37 का हो जाएगा सी, डाकिनी। ये जो डाकिनी है ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी जितने हैं वो सब तद्भव है, जैसे अटारी है, अट्टालिका होता है। आगे देखते हैं 38,
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन आपको करना है, यानी अब जो है अशुद्ध शब्द आपको चुनने हैं। अभी तक तत्सम ढूंढ रहे थे, अब जो तद्भव है उनकी तलाश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें हस्त, हस्ती, हींग और हीरक दिया हुआ है। कौन सा होगा जो कि तद्भव हो? ढूंढ लीजिए 38। तो 38 का हो जाएगा सी, हींग। ये जो हींग है ये यहाँ पर क्या है? तद्भव है। आगे देखते हैं, वापस ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए। विभावरी, ये किस प्रकार का शब्द है? विभावरी ये जो शब्द है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या शंकर है? बताइए। तो शब्द रचना के तत्व अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो आप पता लगा लेंगे, ये तत्सम शब्द है विभावरी। बीती, विभावरी, जागरी, तो यह क्या है? ये रात्रि का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें तत्सम शब्द छांट कर आपको बताना है कौन सा तत्सम है। अनजान, सच, पत्ता और घोटक। तो घोटक होगा, इसमें स्पष्ट है, यहाँ ज़्यादा आपको मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 41 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। सूर्य का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। मार्तंड, मरीचि, पतंग और केशरी। तो ऊपर वाले जो तीनों हैं वो सूर्य के पर्यायवाची हैं। मार्तंड भी कहा जाता है, प्रखर मार्तंड, और मरीचि भी कहा जाता है और पतंग भी कहा जाता है। पतंग उड़ाने वाली पतंग नहीं, ये सूर्य का पर्यायवाची है। इसके अलावा तरणी भी कहा जाता है, बहुत तरह के पर्यायवाची है। फिलहाल केशरी नहीं होता, केशरी जो है ये सिंह का पर्यायवाची। इसके बाद नेक्स्ट 42 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ देख लीजिए, अंधकार का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तम, अंधेरा, तिमिर, ये तीनों होंगे, लेकिन अमावस्या जो है ये एक तिथि है, एक स्थिति है, भौगोलिक और खगोलीय स्थिति है और इसके अलावा पौराणिक भी है। तो ये जो है ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अमावस्या को क्या कहा जाता है? ये निशा रात्रि होती है, अंधकार की रात होती है। अंधेरा पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसके तौर पे अभी दीपावली आने वाली है, तो दीपावली जो है वो अमावस्या के दिन ही मनाई जाती है और इसे कुहू भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद 43 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़े का पर्यायवाची चलन, वसन, गगन और जंगल। सरल है, इसको तो आप देख ही रहे हैं, वसन होता है, वसन या वस्त्र। इसके बाद अरविंद, अरविंद शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अरविंद कहते किसको है पता है आपको? 44 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अरविंद किसको कहा जाता है? ये कमल को कहा जाता है, तो इसीलिए कोकनद ये इसका पर्यायवाची होगा। बाकी जो है वो इसके पर्यायवाची नहीं होंगे, आप जानते ही हैं। 45 को देखिए। हनुमान का पर्यायवाची, हनुमान जी, महावीर हनुमान जी, उनका पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। महावीर हनुमान जी को उनका मूल नाम हनुमान नहीं था, उनका नाम मारुति था। जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम उनकी माता अंजना ने मारुति रखा था, क्योंकि मरुत के सहयोग से उनका जन्म हुआ था। उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है। लेकिन बाद में जब वो इंद्र के वज्र से घायल हो जाते हैं, सूर्य भगवान के यहाँ जाते हैं और उस समय ग्रहण लगने वाला होता है, तो राहु केतु को ये परेशान करके रख देते हैं, मार पीट के भगा देते हैं। तो राहु केतु अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं इंद्र भगवान के पास, और इंद्र देवता जो है वो ऐरावत पे सवार होकर वज्र लेकर आते हैं और उसके बाद हनुमान जी को ललकारते हैं। दोनों में युद्ध होता है और वो वज्र चला देते हैं। तो वज्र जो था वो दधीची की हड्डी से बना हुआ था और वृत्तासुर को मारने के उद्देश्य से बनाया गया था। वो बड़ा कठोर और अजेय था, तो उससे इनकी ठोड़ी टूट जाती है, जो ठोड़ी होती है, चिन्ह होती है, वो टूट जाती है। उसको हनु कहा जाता है। और बाद में वो नीचे गिर जाते हैं। फिर पवन देव नाराज होकर सबकी सांस रोक देते हैं। तो सब लोग जाकर उनको मनाते हैं और इन्हें फिर से ठीक करते हैं, तरह तरह के वरदान देते हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं कि मेरे वज्र से तुम्हारी जो हनु है यानी ठोड़ी है वो टूटी है, इसीलिए आज से तुम हनुमान कहलाओगे, ऐसे बोलते हैं। तो वहीं से उनका नाम हनुमान पड़ता है। अब इनके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। भक्ति के ये जीते जागते प्रतिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए, राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली और कपीश्वर, इसमें से कौन सा इनका पर्यायवाची नहीं है बताइए? 45। तो 45 का ए हो जाएगा। राम भक्त कहा तो जाता है, लेकिन राम भक्त तो बहुत सारे हैं, यहाँ इनका ये पर्यायवाची नहीं होगा। मतलब राम भक्त वो हर आदमी हो सकता है जो भगवान राम की भक्ति करता है, लेकिन ये सब जो पर्यायवाची है विशेष रूप से हनुमान जी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि राम भक्त भी उनका पर्यायवाची है, लेकिन इन जो 4 विकल्प आप देख रहे हैं इनमें से सटीक वो नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। 46 को देख लीजिए। यहाँ पर सिंह का पर्यायवाची कौन सा है? अतक होगा, मृगांक होगा, पंचानन होगा या सिंदूर होगा? सिंह यानी शेर की बात की जा रही है, तो उसका पर्यायवाची आपको ढूंढना है। देखकर बताइए। तो इसका हो जाएगा पंचानन। पंचानन जो है ये शेर को ही कहा जाता है। इसके अलावा केशरी कहा जाता है, नाहर कहा जाता है, बहुत सारे पर्यायवाची। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको चयनित करना है। सुषमा, शोभा, सुंदरता और रमणी। तो इसमें जो डी वाला है वो सही होगा, रमणी। रमणी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, न कि सौंदर्य।
तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद वापस ऊपर चलते हैं, यहाँ ऊपर नीचे चल रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ यानी आपके जो हाथ है दाहिना और बायां, तो कटी, हस्त, पाणी और कर ऊपर वाला ही है। कटी जो है ये कमर को कहा जाता है, और बाकी जो है वो यहाँ पे हाथ के ही पर्यायवाची है। हस्त जो है ये शुद्ध है, पाणी भी कहा जाता है, इसके अलावा कर भी होता है। इसके बाद आगे देखते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन को। यमुना का पर्यायवाची, यमुना जो है वो एक नदी है, आप जानते हैं। तो कालिंदिनी, भगीरथी, यामिनी और कालिंदी, बताइए इसमें से कौन सा पर्यायवाची यमुना का है। देख लीजिए 49, तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कालिंदी कहा जाता है। यमुना जो है ये सूर्य की पुत्री है, सूर्य देव की पुत्री है और यम की सगी बहन है। भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी, छाया और संध्या। तो संध्या के द्वारा जो पैदा हुए इसमें संतान थे वो अश्विनी कुमार थे, यमराज थे और यमुना थी। और छाया के द्वारा शनिदेव का जन्म होता है और इस प्रकार के अन्य जो पुत्र हैं और पुत्रियां हैं वो जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर यमुना जो है इन्हें कालिंदी भी कहा जाता है। इसके अलावा सूर्यजा भी कहा जाता है, तरणि तनुजा भी कहा जाता है। आपने सुना होगा तरणि तनुजा, तटतमाल, तरुवर बहु छाए। आप अनुप्रास अलंकार में अनेक बार इसका उदाहरण देते हैं। तो वहाँ तरणि तनुजा का मतलब क्या है, ये कालिंदी का तीर है, यानी यमुना का तीर है। इसके बाद 50वां और अंतिम प्रश्न देखिए। यहाँ पर नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। कौन सा नहीं है, निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकषा और कूलवती। कूल मतलब होता है किनारा, तट। तो यहाँ बताइए इसमें से कौन सा इनका पर्यायवाची नहीं है, मतलब नदी का। देख सकते हैं आप, तो त्रिपथगा होगा, ये जो पर्यायवाची है ये नदी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बाकी जितने हैं वो सब नदी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तक हमने 50 जो हिंदी के प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, इन पर भी चर्चा की है। और इससे पहले हमने जीएस के प्रश्नों पर अच्छा खासा जो डिस्कशन है उसको किया है। कहीं कहीं थोड़ा सा बोलने में त्रुटि हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। वो प्रश्नों को पढ़ने में वहाँ पर थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हुआ था और भ्रम पैदा हुआ था, लेकिन भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और तब तक के लिए नमस्कार।